फर्नांडिस जी। अध्यक्ष जी, ये कहने की जरूरत नहीं कि ये बयान में कुछ नहीं है जो अखबारों में छपकर नहीं आया हो। मंत्री ने खामोखा अपना समय को इसको लिख पाने में खराब किया है। बात यह है कि ये सारा सवाल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, फिर वो 14,000 पर था, 15,000 पर था, एटीसी ने क्या किया, कौन गुनाहगार है कौन नहीं है, बात यहीं तक सीमित नहीं आती। ये सवाल ये भी नहीं है कि वो सऊदी वालों ने भी कहा है कि हम केवल $20,000 एक मृतक को देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। ये भी ऐसे सवालें हैं, मगर असली सवाल तो ये नहीं है। इसमें जो असली सवाल है वो है हमारे देश में हमारी ये सारी जो विमान सेवाएं हैं और उसके साथ जुड़े हुए सरकार के हवाई अड्डे या और जो चीज़ें हैं, ये कितनी सुरक्षित हैं। और इसके सुरक्षा के बारे में असल में आज मंत्री जी से कुछ अपेक्षा थी। अध्यक्ष जी, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी नाम की एक संस्था है। यह संस्था का मैं रिपोर्ट लाया हूं। हालांकि यह संस्था जिसके ऊपर यह सारी जिम्मेदारी है कि हवाई अड्डे संभालना, हमारी विमानें आने जाने के बारे में जो भी मशीनों की ज़रूरत है, जो भी गैजेटरी की ज़रूरत है, वो सारी मंगाना, उसे इंस्टॉल कराना और ये सारे कामों पर निगरानी रखना। तो वो जो संस्था है, ये संस्था के बारे में मैं कुछ बातें आज यहाँ पर रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष, इस देश में कौन से घोटालों की चर्चा होती है। ये जो नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी है, ये देश का महा घोटालों में एक घोटाला है। ये अगर मुझे पहले मालूम होता, मैं आज 2 साल पहले इस पर चिल्लाता। एक अपघात होना पड़ा, 350 लोगों को मरना पड़ा। आज यहां पर मेरा कॉल अटेंशन मोशन में 1 नंबर आना पड़ा और तब मैंने ये रिपोर्ट को अपने हाथों में आज ले लिया। अध्यक्ष, ये रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो कितने चोर और बदमाश लोग बैठकर इस देश के समूचे वायु विमान सेवाओं में प्रवास करने वाले लोगों के जानों को, वो विमान चालकों को, उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को, इन सब लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इससे आपको विदित हो जाएगा। अध्यक्ष जी, बहुत परेशानी से मैं खड़ा हूं आपके सामने। मैंने नहीं सोचा था कि आज ये रिपोर्ट को लेकर आपके सामने मुझे खड़ा होना पड़ेगा। कॉर्पोरेट ये इसमें इनके पहले पन्ने पर और बहुत खूबसूरती के साथ बड़े खर्चीले कागज के ऊपर छपा हुआ रिपोर्ट है, जिसमें बताने लायक कुछ है ही नहीं है। कॉर्पोरेट मिशन टू प्रोवाइड सेफ एंड एफिशिएंट सर्विस, माफ करिएगा, टू प्रोवाइड सेफ एफिशिएंट एयर ट्रैफिक सर्विसेज, aeronautical communication services for effective control of the Indian airspace, to plan, develop, construct aerodromes and allied facilities for sustained growth of civil aviation। उसके बाद इनके corporate objectives को लिखा है, जो इससे भी बढ़कर खूबसूरत शब्दों में लिखे हैं। आगे हमने खोजा कि कहां इन लोगों का रिपोर्ट, तो इनका जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इसमें रिपोर्ट लिखा है कि 4 नंबर पन्ने पर है और ये 7th एनुअल रिपोर्ट है। तो इसमें खोजने गया यहाँ रिपोर्ट का मतलब है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितने लोग बैठे जहाज में, कितने लोग उतरे और कौन इनके कमेटी के बोर्ड के मेंबर हैं और कौन कौन लोगों ने कितनी बड़ी सेवाएं की हैं, उन सबको धन्यवाद है। आपने पूरे साल में क्या किया, कौन मशीनें लाई, कहां बिठा दी, कौन गैजेट्स लाए, कहां बिठा दे, आपने साल भर में किए हुए काम का एक शब्द नहीं है। एनुअल रिपोर्ट है, कोई जिम्मेदार है मंत्रालय में आपका, कोई सचिव है, कोई अधिकारी है जिसकी कोई जिम्मेदारी है इसको देखने का, उसने देखा है इसको। अध्यक्ष, ये रिपोर्ट 4 साल के बाद पेश होता है यहां पर, और सबसे पहले मंत्री ने जो कोई भी मंत्री ने ये बयान दिया हो, ये 14 मार्च 1995 को जो कोई भी मंत्री रहा हो सिविल एविएशन का, स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग डिले इन लेइंग रिपोर्ट before Rajya Sabha, laying before the Rajya Sabha the annual report and audited annual accounts of the National Airports Authority for the year 92-93। इसमें इन्होंने बताया है कि 86-87 का रिपोर्ट हमने 4 साल बाद दिया, 87-88 का रिपोर्ट हमने 4 साल बाद दिया, 88-89 का रिपोर्ट हमने 3 साल बाद दिया। इस तरह से 3 साल 4 साल देर करके ये लोग अपना रिपोर्ट को पेश करते रहे। अब अध्यक्ष, ये रिपोर्ट में इनका हिसाब किताब में मैं नहीं जाता हूं, ऑडिट रिपोर्ट पर मैं जाता हूं। और ये ऑडिट रिपोर्ट इतना भयावह रिपोर्ट है कि इस पर अगर आप 1 दिन के बहस सदन में चलावें और ये सारे अपराधियों को पकड़ने का आदेश दे दें
तो आप देश की बहुत बड़ी सेवा करेंगे अध्यक्ष जी। This is the 7th report on the accounts of the authority since its formation on June 1, 1986. Year after year, during the audit of the annual accounts, audit has been pointing out the number of deficiencies in the preparation of annual accounts, such as non-adherence to the generally accepted principles of commercial accounting by the authority, non-accounting of transactions having a material impact on the final accounts, non-maintenance of proper and essential books of accounts. Many of these deficiencies continue to persist in the preparation of the annual accounts for the year 92-93. The matter was... ये जो आप जिस रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं, कृपया करके अगर बता दें कि रिपोर्ट कब का है और कब रखी गई है। 92-93 की रिपोर्ट है जो सदन में रखी थी 14 मार्च 1995। इसके बाद इसी दस्तावेज में, हालांकि इस पर बाहर लिखा है 92-93 के एनुअल रिपोर्ट, ये हो सकता है कि हमारे लाइब्रेरी वालों की गलती हो। आगे इसमें 93-94 की भी रिपोर्ट है, 93-94 की भी रिपोर्ट है जो सदन के सामने रखी गई है 12 जून 1995 को। उसके बाद की रिपोर्ट अभी पेश नहीं हुई है, ऐसा मैं मानता हूं। अब अध्यक्ष जी, the matter was also taken up by the principal director of commercial audit and ex officio member audit board with the chairman of the authority in October 1992, expressing serious concern over the possibility of occurrence of misappropriation, fraud. The member audit board sought the personal intervention of the chairman of the authority in initiating remedial measures to improve the quality of the accounts. The Deputy Controller and Auditor General, cum Chairman Audit Board, reiterated these views in his letter to the Secretary, Civil Aviation, in November 1993, and cautioned that any delay in taking corrective measures might result in a situation where it would be difficult for the Comptroller and Auditor General of India to form a definite opinion as to whether the accounts presented to audit give a true and fair view of the state of affairs of the authority. बात वहां समाप्त नहीं होती है, आगे बोलते हैं कि जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है तो उस पर तो अकाउंट्स भले रखी हो, लेकिन कैश बुक, सन्ड्री बुक्स आदि आदि जो चीजें हैं इसमें भारी गफला है। Authority has been maintaining only the cash books, bank books, general ledger, fixed deposits register, register of advances and earnest money, and deposit security deposit register. Fixed assets register, sundry debtors ledger, sundry creditors ledger, and works register have not been maintained by the authority. Further, the bank books and cash books have not been maintained in a proper manner to indicate the details of all the cash and bank transactions. No fixed assets registers were available for the fixed assets existing at the time of formation of the authority. No fixed assets registers were also ever maintained, indicating the details of the quantities or placements, even in respect of fixed assets valued at rupees 39,118.38 lakhs acquired after the formation of the authority. There was also no system of physical verification of fixed assets at periodic intervals. आगे जाकर दो bill registers were maintained. At regional accounting units, no sundry debtors ledger was maintained either at the stations or the RAUs of the headquarters office. Balance in the bank as reflected in the authority bank books were not being reconciled with the bank statements at regular intervals, resulting in a situation where the accounts reflected excess credits or debits given by banks in some cases and minus balances in the cash book in some other cases, even though the authority had no overdraft facility. The balance sheet and profit and loss accounts are in agreement with the trial balance and the ledger. However, the correctness of all the entries in the trial balance and general ledger could not be confirmed independently due to the absence of several subsidiary accounting books like creditors ledger, fixed asset registers, sundry debtors ledger, and so on and so forth. अध्यक्ष, ये है 92-93 का मंत्री जी, और जो 93-94 का रिपोर्ट है, ये सारी चीजें ज्यों का त्यों उसमें भी लिखी गई है। कौन है आपका मंत्रालय का जिम्मेदार अधिकारी जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है? कौन था वो सेक्रेटरी जिसके पास वो पत्र आया था इस ऑडिटर का, जिसने मांगा था कि भाई दुरुस्त करा दो क्योंकि गफला हो रहा है, बड़ा पैसा का हेराफेरी हो रही है,
तो क्या इसके बारे में हुआ? ये एक बहुत अहम सवाल है अध्यक्ष जी, जो ये सारा जो हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं या सवाल जवाब यहां पर करने जा रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। कौन चीज खरीदी गई, कौन चीज लाई गई, कौन चीज बिठाई गई, कितना पैसा खर्च किया, कितना सैंक्शन किया, जो सैंक्शन की हुई चीज थी वो खरीदी, क्या कोई चोरी का माल खरीद लिया या बाजार में ही खरीदा बेचा वहां हिसाब कर दिया पैसा और कहां चला गया, ये सारी चीजें जांच करने लायक है अध्यक्ष जी। अगर भविष्य में लोगों की जाने इस तरह से जाने से हम लोगों को रोकना हो तो इसलिए हम ये कहते हैं अध्यक्ष की मामला ये नहीं है कि इनका जो अभी अखबारों को पढ़कर जो बयान दिया है वो मामला नहीं है। मैं इसके साथ एक और बात मंत्री जी से कहना चाहता हूं, कितना लापरवाही के साथ आपका मंत्रालय के लोग, जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी आज आपके ऊपर है, इस मंत्रालय के लोगों ने पिछले कई सालों से काम किया है। 1990 में यानी आज 6 साल के पहले, 7 साल के पहले यह तय हुआ था कि मुंबई का हवाई अड्डे में अनेक राडार और कई फैसिलिटीज को हम लोगों को लगाना है। ग्लोबल टेंडर्स हो गए। एक अमेरिकी कंपनी जिसका नाम है रेथेन ऑफ द अमेरिका की एक कंपनी है रेथेन, इसको ठेका दे दिया, ठेका दिया 210 करोड़ का। 1990 में उनको काम शुरू करना था, क्योंकि कई सालों का पूछताछ सब करने के बाद दिया हुआ यह टेंडर था। 1990 में काम करना था शुरू, 90, 91, 92, 93, 94, 95 में काम शुरू हुआ करके कहा जाता है। और जिसका टेंडर था 210 करोड़ का, वो ठीक 423 करोड़ रुपए पर आकर पहुंचा। कौन ये मंत्रालय के जिम्मेदार लोग रहे, कौन सरकार चला रहे थे, कौन ये जिम्मेदार थे और कहां ये मामला आकर पहुंचा दिया। फिर अध्यक्ष जी, अभी भी मंत्री जी हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि ये मुंबई का काम कब पूरा होना है। फिर आगे अध्यक्ष जी, यस प्लीज कंक्लूड। मैं अध्यक्ष जी, मैं 2-4 बातें कहकर ही खत्म करूंगा, मैं समय कोई खराब नहीं करूंगा। अध्यक्ष जी, 3 साल पहले हड़ताल हुई थी, आपको भी याद होगा, पायलट लोगों की हड़ताल हुई थी, इंजीनियर लोगों की हड़ताल हुई थी। इस सदन में आपने, हमने, सभी लोगों ने खड़े होकर यह मामला हल होने के लिए बड़ी कोशिश की थी। मैं मंत्री जी से कई बार इस बारे में मिला था, वो यूनियन के लोगों को लेकर, और अंत में समझौता हुआ। वो हड़ताल में कुछ तनख्वाह वगैरह की मांगे जरूर थी, लेकिन एयर सेफ्टी का सवाल सबसे बड़ा सवाल करके वो इंजीनियर लोगों ने, वो फ्लाइट इंजीनियर्स ने और वो ग्राउंड इंजीनियर्स ने, ये सभी लोगों ने ये सवाल को छेड़ा था। और अध्यक्ष जी, उस हड़ताल के फैसला होने पर एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम है मंत्री जी शिवरामन कमेटी। शिवरामन कमेटी ने अपना एक रिपोर्ट दे दिया और उस रिपोर्ट में ये सारा जो एयर सेफ्टी का जो मामला है इसके बारे में उन्होंने कई सिफारिशें दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं उसमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार हो गई, अमल हो गई। स्वीकार की बात नहीं थी, हर स्वीकार करनी थी, लेकिन कितनी अमल हो गई और कितनी अमल नहीं हो गई, और कौन जिम्मेदार है इसके लिए कि अमल न होने के लिए रोकने वाला। फिर अध्यक्ष जी, एक नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड था जिसके तहत यह भी मामला आता था, एयर सेफ्टी का भी मामला आता था, पूरा ओवरऑल नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड। इसको 1991 में बर्खास्ती कर दिया, कोई जरूरत ही नहीं करके उसको खत्म ही कर दिया। फिर अध्यक्ष जी, एक एयर सेफ्टी कमेटी थी जिसके अध्यक्ष ने इस्तीफा देकर वो हट गए। सिंगल उसके चेयरमैन थे, और जानते हैं किस लिए हट गए? इसलिए कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का जांच करने से उनको रोक दिया। उन्हें कहा कि सरसरी देखो, क्योंकि खोज करने के लिए जाओगे तो फिर ये सारी चीजें सामने आएंगी, इसलिए सरसरी देखो और कोई खोज करने का काम छोड़ो। तब उन्होंने इस्तीफा देकर वो चला गया। तो ये अध्यक्ष जी लापरवाही रही है। अंग्रेजी में जो शब्द है ना कि कैवलियर एटीट्यूड, कि चलता है, हम लोग मस्त हैं खा पी कर, हम लोग हवाई सेवाओं में घूम फिर कर बहुत मस्त हैं। विमान की ये जो मंत्रालय है ये बहुत ग्लैमरस मंत्रालय करके माना जाता है अनेक कारणों को लेकर, और खूब घूमना फिरना होते रहता है देश और दुनिया में। नए नवाबों के जैसे ये लोग सब घूमते रहते हैं, लेकिन जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, जिसके लिए इनको खजाने से तनख्वाह मिलती है, तो वो तनख्वाह भी पूरी नहीं होती है, और ये सारा एक तरफ लूट होती है और दूसरी तरफ ये सारी लापरवाही होती है। बने हुए रिपोर्टों का भी कोई अमल नहीं होगा।
और अध्यक्ष आगे जाकर हम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बारे में दो शब्द कहना चाहते हैं। जब ये विमानें टकराई तो एक बड़ा चालाकी का खबर को कई अधिकारियों ने फैलाया, और वो खबर ये थी एटीसी वालों की मांगों को लेकर कुछ आंदोलन चल रहा था, उसके चलते भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। एटीसी के कर्मचारियों की कुछ मांगे थी, इसके लिए उनका आंदोलन चल रहा था, और चूंकि मांगे उनकी स्वीकार नहीं हो गई, इसलिए हो सकता है कि उन लोगों ने भी कुछ गड़बड़ी की हो। उनके संगठन ने तत्काल इसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया। लेकिन एटीसी के कर्मचारियों की मांगे हैं, उनकी समस्याएं हैं। एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में काम करना मामूली काम नहीं है। हम लोगों के जैसे यहां खड़े होकर बोलने जैसा नहीं है, ना सरकारी दफ्तरों में बैठकर एयर कंडीशनिंग में फाइलों पर हस्ताक्षर करना जैसा नहीं है। एटीसी का काम वो पायलट की जितनी जिम्मेदारी है उससे कम जिम्मेदारी वो एटीसी की नहीं है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कर्मचारी की नहीं है, इतनी बराबरी की जिम्मेदारी है। और आप उनको एक साधारण टेक्नीशियन के तौर पर मानते हो? पायलट को क्यों 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तनख्वाहें हो जाती हैं? रोज विदेश में जावे तो कई हजारों का एक दिन में क्यों मिलता है? जहाज में काम करने वालों को सारी सुविधाएं क्यों हैं? इसलिए नहीं कि उनका काम में कोई बहुत बड़ा जादू है या ऐसा कोई टेक्निकल काम है उनका कि हवाई जहाज चलाना और ट्रक चलाने में बहुत कोई फर्क नहीं है। कुछ मामलों में आजकल का जो आपकी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है उसमें हवाई जहाज एक बार चालू करके सो जाओ तो जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देता है हवाई जहाज। फ्लाई बाय वायर है आजकल सब चीज। तो जिम्मेदारी अध्यक्ष जी जो उसकी है वो नहीं, उसका असली कारण यह है कि जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है वो जहाज में, वो जिम्मेदारी की भाई 350 लोग हैं यहां पर, जो 400 लोग बैठे हैं, मेरे भी बाल बच्चे घर में हैं, हम लोगों को शाम को सब लोगों को सुखरूप घर जाना है, और इसका जो दिमाग पर असर होता है वो है अध्यक्ष जी जिसको लेकर सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन इन चीजों के लिए लड़ाई लड़ा है, उनके तनख्वाह के लिए, उनके सुविधाओं के लिए। खत्म कर रहा हूं। तो ये सब चीज को लेकर जो एक स्थिति है उसमें उनकी तनख्वाह तय होती है। एटीसी के कर्मचारियों की कुछ कम है उससे। जहाजें चल रही हैं उनके वो स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे क्या कहते हैं बिंदु चलते हैं, उन्हें सारी जगह पर नजर रखनी है। कभी कभी आपका वीआईपी मूवमेंट, वीवीआईपी मूवमेंट होता है यहां पर। वीवीआईपी मूवमेंट होने पर आपको भी अनुभव हुआ होगा, मुझे भी हुआ है, दर्जनों बार हुआ है क्योंकि मैं खूब घूमता हूं, कि बस वीआईपी मूवमेंट है इसलिए एयरपोर्ट क्लोज्ड है तो 15,000 पर, फिर 14,000 पर, 13,000 पर, 10,000 पर जहाजों को घुमाया जाता है। दर्जनों जहाजों को एक साथ घुमाया जाता है। पायलट बोलता है कि वी आर 12th इन द क्यू बिकॉज देयर आर वीवीआईपी मूवमेंट्स। जहाजें घूमती हैं तो ये वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए जहाज हवाई अड्डे को बंद करने पर बाकी हम लोगों का और एयरलाइन का जो नुकसान होता है वो छोड़िए, लेकिन वो एटीसी के कर्मचारियों की क्या हालत होती है, कभी इस पर सोचा है? तो इसलिए हम मंत्री जी से कहना चाहते हैं इस अवसर पर कि वे उन कर्मचारियों का जो भी समस्याएं हैं वो समस्याओं के बारे में तत्काल देखें और उन्हें जो भी इंसाफ देना चाहिए वो इंसाफ दें। आखिरी 2 मुद्दे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी। नंबर 1, हमारे पिछले 5 सालों में हमारे हवाई जहाजों का जो मूवमेंट है देशी और अंतरराष्ट्रीय, तो इसमें 20% की वृद्धि हुई है। मगर उसके लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए, वो गैजेटरी की, वो कर्मचारियों की, वो अन्य चीजों की जो सुविधाएं होनी चाहिए, उसके लिए क्या इंतजाम हो चुके हैं पिछले 5 सालों में, हम मंत्री जी से इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। हमें यह बताया गया है कि अब जो एक घंटे में जितने जहाजों का आना जाना होता था वो अभी घंटे में 35 जहाजें मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डों से उड़ाने का कुछ सोच हो रहा है। और स्वाभाविक है कि ऐसा सोच हो जाए क्योंकि जैसी विमान सेवाएं बढ़ेंगी, जैसे विकास होता रहेगा तो ये सारी चीजें होनी है। अब 1 घंटे में 35 विमानों को उड़ाने के लिए कहने का मतलब होता है अध्यक्ष जी कि आप हर 1.5 मिनट, 1.25 मिनट में एक जहाज को उतारते हो या एक जहाज को उड़ाते हो, और इसके लिए आपके पास जो भी आवश्यक जो इंतजामी होनी चाहिए वो इंतजामी के बारे में हम चाहते हैं कि मंत्री जी हम लोगों को कुछ जानकारी यहां पर दें। हम मंत्री जी से यह भी कहना चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हो या देशी एयरपोर्ट हो, सबसे आधुनिक जो भी जहां भी आपको गैजेटरी की जरूरत है, जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत है वो लाना चाहिए।
और दो कारणों को लेकर लाना चाहिए। एक तो हिंदुस्तानियों का जान को सेकंड क्लास जान करके जो दुनिया में माना जाता है तो कम से कम हमारे देश के अंदर नहीं माना जाए, एक तो इसके लिए। और दूसरा, जिस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की अपेक्षा आप करते हो तो वो पर्यटक भी हिंदुस्तान आने से घबराते रहेंगे अगर वो भी ये महसूस करें कि ये लोगों ने अपने को तो सेकंड क्लास माना है लेकिन हमको भी अब उसके अंदर ढकेल रहे हैं, तो वहां आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं इसके साथ एक और बात कहना चाहता हूं कि ये जो सिंगल कॉरिडोर वाली बात है जिसकी खूब चर्चा हुई है अखबारों के जरिए, क्या आपके विभाग को अभी पिछले 4 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में ये बात कभी दिमाग में नहीं आई? कहां फ्रैंकफर्ट में दौड़ते हो, कहां लंदन दौड़ते हो, कभी खाने के लिए वॉशिंगटन या कहां न्यूयॉर्क पहुंच जाते हो, इतना घूमते रहते हो। ये सब मैं मंत्री जी को नहीं कह रहा हूं, जो जिम्मेदार लोग हैं, पिछले 5 सालों में जिन लोगों ने काम करना चाहिए था उनके लिए कह रहा हूं। क्या इनके दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि दिल्ली में, मुंबई में एक सिंगल कॉरिडोर है, एक वही कॉरिडोर में जहां से उतरती है उसी में फिर उड़ जाती है? तो इनके दिमाग में नहीं आया कि 2 कॉरिडोर करना चाहिए? क्या आसमान में भी जगह की कमी महसूस हो गई? जमीन पर हम समझ सकते हैं लेकिन आसमान में क्या तकलीफ हो गई इन लोगों को? तो इसलिए ये जो डुअल कॉरिडोर की जो बात है इसको तत्काल करनी चाहिए। और इसके साथ अध्यक्ष जी, पैरेलल रनवेज यहां सहारा एयरपोर्ट में, उधर सांता क्रूज एयरपोर्ट में पैरेलल रनवेज भी होना चाहिए। एक रनवे के ऊपर भरोसा रखकर ये सारा जो काम होता है आज, जब 2 जहाजों को एक साथ उतरना या एक जहाज उतरते हुए दूसरे को उड़ना, इसमें हिंदुस्तान को अभी अपना इंतजामी करनी चाहिए। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि एक सवाल जो इस 14,000 15,000 फीट को लेकर हमने कहा, उन्हें समझा, उन्होंने कहा, हमने ना समझा वगैरह जो चर्चा चल रही है, इसको लेकर एक बात मैं कहना चाहता हूं जो इनके डीजीसीए ने, इनके अधिकारियों ने कभी सोचना चाहिए था कि हमने जितना भी अखबारों में पढ़ा उससे ऐसा दिखाई दिया कि हम लोग केवल कितने ऊंचाई पर जहाज उड़ रहा है, कितने ऊंचाई पर उन्होंने उड़ना चाहिए, अब 14 पर चलो, अभी 15 पर चलो, हम केवल उतना ही उनको आदेश देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि 2 जहाजों का बीच में अंतर कितना रहना चाहिए। ये नहीं कहा जाता है, केवल ऊंचाई कितनी, ऊंचाई में फर्क रहे इतना ही कहा जाता है। तो इसको भी सुधारने के लिए मंत्री जी अपना कदम उठावे। बस इतना ही मुझे इस पर मंत्री जी से कहना था और सदन को कहना था और जवाब की अपेक्षा है। थैंक यू फर्नांडिस जी।